ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के पर्यटन स्थलों पर केंद्रित रूपक इतिहास का कलरव। आलेख और प्रस्तुति श्री कृष्ण की है। जब भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उबने लगते हैं, हमारा मन करता है कि कहीं घूमने जाएं, कुछ समय प्रकृति की गोद में बिताएं, या फिर इतिहास के कुछ पन्ने पलटे जाएं, बीते समय को पास से महसूस किया जाए। यदि हमें प्राकृतिक दृश्य अच्छे लगते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे पास से देखना अच्छा लगता है। देशी विदेशी पक्षियों का कलरव कानों को सुकून देता है। पंख फैलाकर धूप सेकते रंग बिरंगे पक्षियों के झुंड आपको आकर्षित करते हैं। तो राजस्थान के भरतपुर और उत्तर प्रदेश के आगरा के बीच का इलाका आपके पर्यटन के लिए सबसे बढ़िया जगह साबित हो सकती है। अगर आपको पक्षी देखने हैं, बहुतायत में देखने हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में देखने हैं, तो इसके लिए भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से अच्छी जगह कोई नहीं। मनमोहक रंग बिरंगे पक्षियों के कलरव से गूंजता भरतपुर पक्षी विहार पर्यटकों को खूब लुभाता है। ये भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, जो 1964 में अभयारण्य और 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। भरतपुर के सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण लगभग 250 वर्ष पहले महाराजा सूरजमल ने करवाया था। घने पेड़ पौधों और झाड़ियों के कारण इस उद्यान को घना पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। गंभीरी और बाण गंगा जैसी नदियां इस अभयारण्य के बीच से होकर गुजरती हैं। ये पक्षियों की एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। केवलादेव घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आगरा से केवल 56 किलोमीटर दूर आगरा से जयपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। दिल्ली आगरा जयपुर स्वर्णिम पर्यटन त्रिकोण में आने के कारण यहाँ देशी विदेशी सैलानियों का तांता लगा रहता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा मौसम बारिश के बाद शुरू होता है और पूरी सर्दियों तक चलता है। वजह ये कि बारिश में पूरे उद्यान में फैले तालाब और मैदान पानी से भर जाते हैं और वहाँ प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों के झुंड जमा हो जाते हैं। ये झुंड आसमान में, पेड़ों पर, यहाँ तक कि वहाँ की सड़कों पर चलते हुए भी नजर आते हैं। हर तरफ सिर्फ पक्षी ही पक्षी दिखते हैं। शोरगुल से दूर घने वृक्ष और झील, तालाबों से भरपूर ये स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग समान है। यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रति वर्ष सर्दियों में आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं और गर्मी की शुरुआत होते ही वापस अपने देश चले जाते हैं। इसी विशेषता के कारण 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। यूनेस्को से विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला अभयारण्य है। 18वीं सदी के मध्य में भरतपुर के दक्षिण पूर्व में एक छोटे जलाशय के रूप में बनाए गए घना पक्षी विहार को आज विश्व के सबसे ज्यादा शानदार व आकर्षक पक्षी विहार होने का गौरव प्राप्त है। जब आप यहाँ पहुँचने ही वाले होते हैं तो बहुत दूर से ही पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ने लगता है। चारों तरफ हरियाली की चादर और पानी में किलोल करते हुए विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आपका स्वागत करने को आतुर दिखाई पड़ते हैं। उद्यान के अंदर स्थित नहर में नाव में बैठकर लंबी सवारी भी की जा सकती है। यहाँ कई जलाशय हैं और उन जलाशयों की ओर देखते ही मन प्रसन्नता से भर उठता है। घने वृक्ष, घास के मैदान और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था ही पक्षियों को यहाँ खींच लाती है। जिधर भी नजर जाती है सैकड़ों हजारों पक्षी एक साथ दिखाई पड़ते हैं। आइए इस पक्षी विहार के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं यहाँ के उपवन संरक्षक नाहर सिंह सिनसिनवार से। केवलादेव नेशनल पार्क विश्व में पक्षियों के लिए विख्यात है। इसका ये कुल एरिया 29 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से करीब 11 स्क्वायर किलोमीटर हमारा वेटलैंड पार्ट है, जिसमें 375
70 स्पीसीज से अधिक स्पीसीज उपलब्ध हैं, जिनमें से करीब 150 स्पीसीज फॉरेनर से आती हैं, जो सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, साइबेरिया, मंगोलिया, चाइना तक से यहाँ पे विदेशी पक्षी आते हैं। पर्यटकों को घूमने के लिए हमने यहाँ पर पुलिंग रिक्शा है मैनुअल जो संचालित है, करीब 125 रिक्शा है, और इतने ही करीब हमने साइकिल की व्यवस्था की हुई है, तो और 4 गोल्फ कार्ट हैं जो ई व्हीकल हैं, तो उससे टूरिस्ट घूम सकता है। पार्क में मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें एक पार्ट ग्रासलैंड्स का भी है, जिसमें स्पॉटेड डियर, जिसको चीतल कहते हैं, वो काफी मात्रा में है, और हिमालय के अलावा एक हिमालय एरिया में हॉक डियर पाया जाता है, वो राजस्थान में केवल यहीं मिलता है, वो भी एक देखने लायक है। तीसरा एक ये पार्क अजगरों के लिए भी विख्यात है, यहाँ पे अजगर भी काफी मात्रा में है और पर्यटकों को खूब दिखाई देते हैं। अजगर यहाँ पे 8-10 फीट से लेकर के 20-22 फीट तक का अजगर मिलता है, पर्यटकों को रोजाना ही दिख रहा है, काफी मात्रा में है। यहाँ पे करीब 150 अजगर की उपलब्धता। तब तो इस सर्दियों के मौसम में धूप लेने के लिए बाहर निकलते होंगे, तो ऐसे में तो उनको अक्सर उनसे सामना हो जाता होगा। क्या कभी किसी को उनसे नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, अभी ऐसी तक कोई घटना सामने नहीं आई है, और अजगर अपने बिल से बाहर निकलता है तो धूप सेकने के लिए निकलता है और फिर वापस बिल में चला जाता है या शिकार के लिए निकलता है। किसी भी पर्यटक के या कार्मिक के खिलाफ कभी ऐसी कोई घटना नहीं मिली। इन पक्षियों को देखने के लिए दुनिया भर से यहाँ पर पर्यटक आते होंगे। अभी जो पर्यटकों की आमद है, लगभग कितने पर्यटक आ जाते होंगे? दिसंबर में जब छुट्टियां थी उस समय तो करीब 20-22 हजार पर्यटक पर मंथ आ रहे थे, लेकिन जब लास्ट के जो छुट्टियों वाला तो उसमें तो करीब पर डे 3,000-4,000 की टूरिस्ट आए। घना मूलतः साइबेरियाई सारस तथा लॉर्ड्स हॉक के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। सारसों को छोड़कर बारिश के बाद कई प्रकार के पक्षी यहाँ का रुख करते हैं। भारतीय सारस भी यहाँ बहुतायत में मिलते हैं। घोमरा, उत्तरी शाह, चकवा, जल पक्षी, लालसर बत्तख जैसे विलुप्त प्राय पक्षियों का भी यहाँ बसेरा है। मानसून के मौसम के दौरान देश के प्रत्येक भागों से पक्षियों के झुंड यहाँ आते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 450 पुष्प प्रजातियां, मछली की 50 प्रजातियां, सांपों की 13 प्रजातियां, रेप्टाइल्स की 5 प्रजातियां, 7 उभयचर प्रजातियां, 7 कछुओं की प्रजातियां और कई प्रकार के जीव जंतु देखे जा सकते हैं। वन विभाग के सहायक राम सिंह पक्षियों और उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानते हैं। ये पिनटेल हैं, ये साइबेरिया से आती हैं, नॉर्दर्न पिनटेल। इनकी टेल में पिन टाइप का होता है। मेल का कलर बीच में से ग्रे है, आगे पीछे व्हाइट पैच है। शॉबलर का नॉर्दर्न शॉबलर है, वो भी वहीं से आती है, और इनका कलर ग्रीन हेड है मेल का। ब्राउन कलर की फीमेल होती हैं इनकी, करीब गैडवाल की, शॉबलर्स की और कॉमन टेल की। इनकी जो माइग्रेटरी चिड़ियां हैं उनकी कई प्रजातियों की फीमेल की ब्राउन कलर की होती हैं, और कलरफुल होते हैं वो मेल होते हैं। स्पॉट बिल डक हैं जो लोकल है अपनी, 4 प्रकार की होती हैं यहाँ। स्पॉट बिल डक, बिस्लिंग डक, कॉमन डक, कॉम डक। स्पॉट बिल डक के 3 प्रकार की बीक पे स्पॉट होते हैं, ब्लैक, रेड, येलो, इसलिए इसको स्पॉट बिल डक बोलते हैं। काली वाली दिख रही है, ब्लैक बॉडी है, व्हाइट बीक है, ये कॉमन कूट, चाइना कूट, चाइना से आती हैं। और दूसरे प्रकार के जो ग्रे कलर के दिख रहे हैं, ये टेल के नीचे ब्लैक है, तो ये हैं गैडवाल। सामने दिख रहे हैं जो ग्रास खाते हैं, पानी के अंदर ऐसे गर्दन को नीचे करते हैं तो ये अपना फूड निकालते हैं। ये पेंटेड स्टॉर्क हैं, ये साउथ इंडिया से आते हैं, नेस्टिंग ब्रीडिंग यहीं करते हैं, सितंबर के महीने में आते हैं। येलो कलर की वीक और पिंक कलर की टेल दिख रही है, ब्लैक एंड व्हाइट हैं। ये अडल्ट हैं, बड़े हैं। जो ग्रे कलर के हैं आवाज कर रहे हैं, ये बच्चे हैं। इनके जो अडल्ट हो जाते हैं, बड़े की कोई आवाज नहीं आती, बच्चे ही आवाज करते हैं। और ये फीडिंग लाते हैं, इनके पास में जब इनके मदर फादर या वो होते हैं तो तभी आवाज करते हैं फीड के लिए कि हमें खाना दो, खाना दो। ये अपने गर्दन में मछली वगैरह लाते हैं और इनको खिलाते हैं। पक्षियों के अलावा भी घना उद्यान में बहुत कुछ है। यहाँ चीतल, सांभर, जंगली सुअर, सियार, लाल मुंह के बंदर आदि पाए जाते हैं। केवलादेव अभ्यारण्य में लगभग 71 प्रजातियों की तितलियां भी पाई जाती हैं। भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली भी ये केवलादेव राष्ट्रीय पार्क ही है। डॉक्टर सलीम अली ने इस अभ्यारण्य में रहकर पक्षियों की प्रजातियों पर स्पीशीज नामक पुस्तक की रचना की थी। पक्षियों के बारे में विशेषकर बच्चों को और अधिक जानकारी देने के लिए इसी पक्षी विहार में डॉक्टर सलीम अली पक्षी सूचना और विवरण केंद्र भी बनाया गया है।
इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रकृति प्रेमी अशोक कुमार। उसमें जो बच्चों को देखने के लिए और सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारे जो पार्क के मैप दिए हुए हैं और हैबिटाट का भी मैप दिया हुआ है, कौन कौन सा हैबिटाट यहाँ पे मिलता है पार्क के अंदर, और फिर बर्ड्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन सी बर्ड्स का स्पीसीज यहाँ पे मिलता है, कौन लोकल माइग्रेटरी है, कौन रेजिडेंट बर्ड है। बर्ड्स के लाइक स्टेच्यू और म्यूजियम टाइप में बर्ड्स के फोटो पिक्चर्स इसमें लगाया हुआ है। फिर उसके बारे में बताया कि कौन सा माइग्रेटरी बर्ड्स है, उसमें पूरा वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है। अडल्ट्स के लिए और मोस्टली बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा बनाया हुआ है। प्रकृति के अविस्मरणीय अद्भुत दृश्यों और हजारों अनूठे नजारों के बाद आइए अब चलें भरतपुर के इतिहास के कुछ गौरवशाली पृष्ठों का भ्रमण किया जाए। भरतपुर से लगभग 32 किलोमीटर दूर डीग नामक स्थान जाट राजा बदन सिंह की राजधानी था। 1721 में गद्दी पर बैठने वाले राजा बदन सिंह ने यहाँ एक महल बनवाया था। अपनी रणनीतिक स्थिति और आगरा से निकटता के कारण डीग को आक्रमणकारियों द्वारा बार बार हमलों का सामना करना पड़ा। बदन सिंह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी राजा सूरजमल एक महानतम शासक थे और इनके शासन के दौरान इस वंश की शक्तियां अपने चरम पर पहुंची। राजा सूरजमल ने 1730 के आसपास महल के चारों ओर एक किले का निर्माण शुरू किया। किले में बड़ी दीवारें और हमलावरों को दूर रखने के लिए एक गहरी खाई बनवाई। डीग जाटों और 8000 सैनिकों की एक संयुक्त मुगल और मराठा सेना के बीच एक भीषण संग्राम का स्थल रहा है। अपनी जीत से उत्साहित सूरजमल ने दुश्मन के इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। अपने प्रयासों में 8 साल की सफलता के बाद सूरजमल ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और लाल किले को लूट लिया। फिर डींग में महल का पुनर्निर्माण किया गया। जाट शासक आगरा और दिल्ली के मुगल दरबार की भव्यता से प्रभावित थे। डीग की वास्तुकला का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से हवेलियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें भवन कहा जाता है। इन भवनों में गोपाल भवन, सूरज भवन, किशन भवन, नंद भवन, केशव भवन, हरदेव भवन शामिल हैं। संतुलित रूपरेखा, उत्कृष्ट परिमाप, लंबे व चौड़े हॉल, आकर्षक तथा तर्क संगत सुव्यवस्थित मेहराब, चित्ताकर्षक हरियाली, आकर्षक जलाशय तथा फव्वारों सहित नहरें इन महलों की ध्यानाकर्षक विशेषताएं हैं। इसकी वास्तुकला आकर्षक है। कुछ जगहों पर चापाकार प्रणाली का भी प्रयोग किया गया है। अधिकांश तोरण पथ सजावटी स्वरूप के हैं, क्योंकि प्रत्येक मेहराब चाप स्कंद आकार के शिलाफलक को जोड़कर बनाया गया है, जो खम्भों से बाहर निकले हुए हैं। अलंकृत खम्भों पर टिकी हुई मेहराबें, बहुस्तंभी मंडप, चपटी छत वाली वेदिकाएं, छज्जे तथा बंगाल छतों वाले मंडप, 2-2 छज्जे, मध्यम संरचनात्मक ऊंचाइयां तथा खुला आंतरिक विन्यास इस प्रणाली की सामान्य विशेषताएं हैं। आइए इस जल महल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं इतिहास के जानकार कविवर डॉक्टर सुरेंद्र सार्थक से। इस महल में जब हम प्रवेश करते हैं तो सिंह पॉल गेट से प्रवेश करते हैं। ये उस जमाने में बन नहीं पाया था और बाद में कई सरकारों ने, कई निजी कंपनियों ने भी कोशिश की, लेकिन वो उस दरवाजे को नहीं बना पाए। जैसा महाराजा छोड़ के चले गए थे वो वैसा की वैसा है आज भी। इसके जब हम और अंदर आएंगे तो सबसे पहले हमको जो महल दिखाई देते हैं, सावन भादो महल जिनको कहते हैं, ये 2 भवन हैं। गोपाल भवन इनके बीच में है। ये राजपूताना शैली का है, क्योंकि भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान में आता है, तो उस शैली का यहाँ प्रभाव होना स्वाभाविक है। ये सावन, इसका नाम ही सावन है। सावन के महीने में यह जो आप तालाब देख रहे हैं वो पानी से भर जाता था, तो उससे लगती हुई ठंडी जब हवा आती थी तो यहाँ बैठना बड़ा सुकून देता था। चारों ओर तालाब है और एक मंजिल नीचे डूबी हुई प्रतीत होती है और तालाब भी आपस में मिले हुए, ये क्या रहस्य है? हाँ, इसीलिए तो इसको जल महल कहते हैं। इस महल की विशेषता यही है कि इसके हर ओर पानी है, चारों ओर तालाब आपको दिख ही रहे हैं और ये तालाब महल के नीचे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नीचे भी पानी है और ऊपर आसमान में तो पानी होता ही है, इसलिए कहते हैं इस महल के हर ओर पानी है, इसलिए जल महल है।
और इसमें नीचे पानी, दाएं बाएं पानी, चारों ओर पानी और फव्वारों में पानी कि बताते हैं कि इनमें बड़ा रंग बिरंगा पानी निकलता है। जी, यहाँ पर एक ऊपर वाटर टैंक बना हुआ है उसी जमाने का, और उसमें यहाँ लगभग उस समय 2000 फव्वारे थे, जो कुछ टूट फूट के बाद वर्तमान में ऐसा बताते हैं 800 के करीब रह गए हैं। हर फव्वारे का अलग कनेक्शन था उस टैंक में। उस टैंक में जो रंग, जिस छेद में, जिस नाली में जो रंग डाला जाता था, डालने वाला ये बता सकता था कि ये इस कलर का पानी कौन से फव्वारे में होके निकलेगा। ये उनकी बनावट की और स्थापत्य कला की एक शैली थी, और ये फव्वारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक मुख्य फव्वारा है जो आप देख रहे हैं। ये साल में 3 बार ये फव्वारे चलाए जाते हैं। एक यहाँ डीग में जवाहर प्रदर्शनी एवं वन यात्रा मेला लगता है, जिसकी हिंदी तिथि फिक्स है, भाद्रपद की अमावस्या। उस दिन ये फव्वारे चलते हैं। फिर ये ब्रज महोत्सव के दिन चलते हैं और डीग महोत्सव के समय चलते। ये वर्ष में 3 बार ये फव्वारे चलते हैं। यहाँ बहुत भीड़ भी आती है और बड़ा मनोरम दृश्य होता है उस समय। और ये बहुत विशाल परिसर है, इसमें तमाम अलग अलग इमारतें हैं। जैसे ही ये दोनों सावन भादों के मध्य में एक बहुत बड़ा महल जैसा है, इसके बारे में बताएं क्या है? जी, ये गोपाल भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस भवन में संग्रहालय स्थित है, जिसमें आपको उस समय की ड्रेसिंग टेबलें, उनके बेडरूम, उन्होंने जो शिकार किए वो शेर है, वो जो हाथी का एक पैर है जिसको अब डिजाइन दे करके एक फूलदान बना दिया गया है, उस जमाने के फर्नीचर, उस जमाने के पंखे कैसे चलते थे, तो ये संग्रहालय है आज की तारीख, गोपाल भवन। उसमें आप देखेंगे 2 जालियां हैं बिल्कुल समानांतर, जो एक पत्थर की है और एक लकड़ी की है। दूर से देखने पर उसको कोई पहचान भी नहीं सकता कि कौन सी पत्थर की है और कौन सी लकड़ी की है। ये उस जमाने की कारीगरी। और जब वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पर एक हनुमान जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी धार्मिक आस्था का केंद्र है शहर का, शहर क्या पूरी तहसील का। और जैसा कि आपने देखा, ये जो मूर्ति है बहुत विशाल मूर्ति है और हकीक पत्थर की बनी हुई है। एक ही शिलाखंड में 5 प्रतिमाएं तराश करके बनाई गई है। और ऐसा कहते हैं कि इस मूर्ति से 1 मिनट से ज्यादा कोई आंख से आंख नहीं मिला सकता है, ऐसा कहते हैं। तो ये मूर्ति और ये मंदिर उस जमाने का ही है। महाराज ने इसका निर्माण लगभग 400 वर्ष पहले करवाया था और आज भी यहाँ पूरा शहर दर्शन करने आता है। और हम लोग जैसे ही इस मंदिर से बाहर निकलते हैं, बस कुछ कदम चलते हैं, एक और विशाल बहुत शानदार इमारत दिखाई पड़ती है, जिसे छोटे छोटे दरवाजे से हैं, एक जगह से दूसरे जाने का है, और सुंदर पत्थर रंग बिरंगे उनकी कारीगरी की गई है। उसमें शिल्पकारी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा। आज तो ये जैसा है, मैंने इसकी सुंदरता और भी ज्यादा देखी थी। इसमें सोने चांदी की वो पच्चीकारी या मीनाकारी जो भी कहना चाहिए वो थी। इसमें वो रनिवास दिखाई देगा आपको। तो रानियों के बच्चों के खेलने के लिए आपने देखा उसको छोटे छोटे दरवाजे, भूल भुलैया, जिनमें बच्चे बड़े प्रसन्नता से खेलते हैं। तू मुझे ढूंढ में छुप जाता हूँ। नंद भवन केंद्रीय बगीचे के उत्तर की ओर स्थित है। ये आयताकार खुला हॉल है जो चबूतरे पर बनाया गया है तथा 7 मुखी बड़े तोरण पथों द्वारा घिरा है। हॉल के केंद्रीय भाग की छत लकड़ी से बनी हुई है। अन्य भवनों की भांति इसके सामने भी एक जलाशय है तथा इसका बाहरी भाग सुसज्जित है। डीग के जल महलों का आकर्षण आज भी बरकरार है, तभी तो बड़ी संख्या में पर्यटक आज भी इनके मोह पाश में खिंचे चले आते हैं। आइए अब चलते हैं एक और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की ओर। हमारे देश हिंदुस्तान में कुछ ऐसे नगर भी हैं जिन्हें अगर इमारतों का संग्रहालय कहा जाए तो अनुचित न होगा। ताज नगरी आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ी की श्रृंखला के बीच ऐसा ही एक छोटा सा खूबसूरत नगर है फतेहपुर सीकरी। लाल पत्थरों से बनी इमारतों का एक अद्भुत खजाना फतेहपुर सीकरी, जहां महाभारत काल के संदर्भ छिपे हों, जो जैनियों की उपासना स्थली रही हो, जिसे मुगल शासक अकबर ने अपनी राजधानी बनाया हो, और जहां पाषाण काल के ईसा से 2000 साल पूर्व के शैल चित्र विद्यमान हो, वो आज तक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छोटी बड़ी करीब
3 दर्जन से भी अधिक इमारतों और दरवाजों वाली विश्व स्मारकों की श्रृंखला में शामिल फतेहपुर सीकरी की भव्य इमारतों में दूर से ही किसी का भी ध्यान आकर्षित करने वाली संरचना है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो न केवल अपने नाम के अनुरूप विशाल एवं भव्य है, वरन अकबर की महानता का प्रतीक भी है। बुलंद दरवाजे का निर्माण महान मुगल सम्राट अकबर ने सन 1602 ईस्वी में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ है महान या ऊंचा होना। अपने नाम को सार्थक करने वाला ये स्मारक विश्व की किसी भी इमारत का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। कूटनीति, वैवाहिक संबंध और सैन्य बल के आधार पर अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। कई राज्य अकबर के अधीन हो चुके थे, लेकिन विभिन्न कारणों से गुजरात अकबर के लिए विशेष महत्वपूर्ण था। अकबर ने 1571 में गुजरात को फतह किया। उसी साल उसने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया। अकबर द्वारा गुजरात विजय प्राप्त करने की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया। इस प्रवेश द्वार के पूर्वी तोरण पर फारसी में शिलालेख अंकित है, जो सन 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय का अभिलेख है। मुख्य मार्ग से 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाजा लगभग 54 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। बुलंद दरवाजे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया और इसमें सफेद संगमरमर और काले पत्थर से ज्यामितीय तथा अलंकारिक आकृतियां उकेरी गई हैं। दरवाजे के आगे की ओर स्तंभों में कुरान की आयतें खुदी हैं। अकबर की सुलह कुल की नीति को दर्शाते हुए दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह से संबंधित कुछ पंक्तियां फारसी में लिखी हुई हैं। मरियम के पुत्र यीशु ने कहा, ये संसार एक पुल के समान है, इस पर से गुजरो अवश्य, लेकिन इस पर अपना घर मत बना लो। जो एक दिन आशा रखता है वो चिरकाल तक आशा रख सकता है, जबकि ये संसार घंटे भर के लिए ही टिकता है। इसलिए अपना समय प्रार्थना में बिताओ, क्योंकि इसके सिवा सब कुछ अदृश्य है। बुलंद दरवाजा एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है सरफराज हसन चिश्ती से। इनकी कई पीढ़ियां सीकरी में ही रह रही हैं और बाबा की सेवा कर रही हैं। बुलंद दरवाजा, इसका नीचे रोड से ऊंचाई है ऊपर टॉप तक 176 फीट और जहाँ आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म से ऊपर टॉप तक 134 फीट, 90 फीट इसका आर्च चौड़ाई और 52 इसका स्टेप है, 52 सीढ़ियां हैं। और ये जो सामने ब्लैक वाले डोम्स हैं, ये अकबर के समय के हमाम तरकिसबात। तो अकबर का ये कहना था कि जो कोई बाबा साहब की दरगाह पर जाए, इधर नहाए तो स्नान करे, उसके बाद अंदर जाए। वो जो टूटा फूटा आपको बाउंड्री दिखता है वो किले का बाउंड्री है, सिटी बॉल बाउंड्री। बादशाह अकबर ने इसको 10 किलोमीटर एरिया के अंदर बनाया इस बाउंड्री को। इसमें से 9 दरवाजे निकलवाए, 8 दरवाजे लोकल पब्लिक के इस्तेमाल के लिए, 1 दरवाजा बादशाह अकबर के लिए। सम अष्टकोणीय आकार वाले इस विशाल दरवाजे पर गुंबदों और मीनारों की स्थापना इसे और भव्यता प्रदान करती है। सच्चे अर्थों में ये विशाल दरवाजा भारतीय और फारसी कला का नायाब नमूना है, जो हर लिहाज से हिंदुस्तानी नजर आता है। बुलंद दरवाजा ही नहीं, 176 स्तंभों वाला पंचमहल हो या तानसेन बारादरी, दीवाने खास हो या खजाना, फतेहपुर सीकरी की हर इमारत मुगलिया अंदाज, शानो शौकत और अकबर की शाही तबीयत की खुशबू से आज भी लबरेज नजर आती है। इन लाल पत्थरों की इमारतों की भीड़ में एक बेहद खामोश पाकीज़गी का एहसास कराती संगे मरमर से बनी मगर संगे मरमर को ही रोशन करती इमारत है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। जिस स्थान पर शेख सलीम चिश्ती की झोपड़ी थी, उसी स्थान पर उन्हें दफनाया गया। अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से एक शानदार दरगाह का निर्माण कराया, जो भव्यता के साथ साथ अनोखी शांति का एहसास करा सके।
बाबा की कब्र के चारों ओर लाल पत्थर की आकर्षक जाली लगवाई गई। अकबर के बाद जब सलीम जहांगीर के नाम से मुगल गद्दी पर बैठा तो उसने बाबा की दरगाह में लाल पत्थर के स्थान पर सफेद संगमरमर लगवाया। कब्र के ऊपर चंदन की लकड़ी से छत्र बनवाया गया और उस पर सीप की आकर्षक पच्चीकारी से सजावट की गई। दरगाह के चारों ओर सफेद संगमरमर की आकर्षक जाली है जो हर दिशा में अलग अलग डिजाइन की है। अंदर से बाहर की ओर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई झीनी सफेद चादर उड़ा दी गई हो। दरगाह की स्थापत्य कला में भी भारतीय और फारसी स्थापत्य कला का बेजोड़ संगम दिखाई पड़ता है। बाबा की दरगाह में खादिम सरफराज हसन चिश्ती से हमने बात की। और ये 2 पिलर हैं, ये बाबा साहब के मजार के बिल्कुल सामने। ये पिलर अंदर से पूरे खाली हैं, इसको जॉइंट से अलग अलग पार्ट से चिपकाया गया है। बरसात यहाँ होती है, जो बरसात का जितना रेनिंग वाटर होता है वो बाबा की छत से ऊपर नीचे के द्वारा बाय चैनल उस टैंक में कलेक्ट होता है। सामने वहाँ जब मटके रखे हैं वहाँ से लोग इस पानी को बाबा का प्रसाद समझ के पीते हैं, क्योंकि बाबा की छतरी का पानी, छत का पानी है, तो यहाँ से वहाँ जाता है और वहाँ से इसको लोग कलेक्ट करके पीते हैं। ये जो सामने दरवाजा है बाबा साहब का जहाँ पर एंटर करेंगे, इस लकड़ी का नाम है आबनूज, जो कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका से मंगवाई जाती है। तो बादशाह अकबर के जमाने में मंगवाई गई थी वहीं से। और चंदन की लकड़ी पे सीप का काम हुआ है पूरे मजार के फ्रेम के ऊपर। तो उस जमाने से लेकर आज भी यहाँ लोग मन्नत के लिए धागे बांधने आते हैं। दरबार में हर लोगों की सारी मन्नतें पूरी होती हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं। और बाबा के दरबार में जो मन्नत लोग करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक चादर चढ़ाते हैं दरबार में। तो यहाँ पर बाबा के दरबार में देश विदेश से तो लोग पर्यटक आते हैं। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर से लाखों पर्यटक और श्रद्धालु फतेहपुर सीकरी आते हैं। कुछ लोग केवल पर्यटन के दृष्टिकोण से आते हैं और कुछ लोग अपनी मन्नतें लेकर भी बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। हमने ऐसे ही कुछ पर्यटकों से बात की। सुरेंद्र, दिल्ली से। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा, दूसरी बार जा रहा हूँ। क्या मन में भावना है? श्रद्धा है, हाथ जोड़ेंगे। My name is Maria from London. We've only just arrived. So far it's very beautiful. But the building itself is beautiful. राहुल जी। कहाँ से हैं? पुणे। कैसा लगा यहाँ पर? अच्छा लगा काफी। मन में जाते हैं तो अंदर थोड़ा भक्ति का ही भाव आता है, थोड़ा उदार का ही भाव आता है, दया भावना जो भी। एक्चुअली हमारा होम टाउन अजमेर है, तो वहाँ पर दरगाह फेमस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखकर और भी अच्छा लगा। मीन्स उस टाइप का ही एरिया है ये भी। बहुत से लोग तरह तरह के भाव से आते हैं, एक मन में श्रद्धा होती है। आपको कैसा लग रहा है जब आप अंदर प्रवेश कर रहे थे, जब आपने वहाँ दरगाह के दर्शन? वही भक्ति भाव जो होता है, थोड़ा सा फीलिंग आती है, थोड़ी रिलीजियस इस टाइप का ही। आपको शुभ नाम? सृष्टि जैन। आप कहाँ से हैं? भरतपुर से। शेख सलीम चिश्ती की ये मजार पुरातात्विक एवं धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है और आगरा आकर फतेहपुर सीकरी जाने वाले पर्यटक के लिए तो इसे देखना एक अद्भुत अनुभव ही है। भाग जगो मोरे आंगन को एरी सखी मोरे अगर आए। इतिहास का कलरव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के पर्यटन स्थलों पर केंद्रित रूपक अभी आपने सुना। आलेख श्री कृष्ण, वाचन स्वर दीपाली दुबे, मनीषा अरोड़ा और श्री कृष्ण। प्रस्तुति सहयोग मोहित कुमार। प्रस्तुतकर्ता श्री कृष्ण। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी आगरा द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।